चलो यार बच्चों, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। सब लोग साथ में हो गया आई थिंक, है ना। आ जाओ, ध्यान देना। हमने इसके अंदर में एक बर्ड आई व्यू ले लिया था एक सबसे पहले नंबर वाले लेक्चर में कि एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार अच्छे से ध्यान दे देना मेरे सब लोग, राइट। सो इसमें हम लोगों को फिनेंशियल स्टेटमेंट को 4 चीज़ें पढ़नी है। 1 2 3 4। एक बार फिर से, 1 2 3 4। सबसे पहले वाला क्या था बेटा? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। उसका हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, राइट। दूसरा, कंपेरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानना है। सर कंपेरेटिव मतलब पिछले साल का और इस साल का डेटा दोनों कॉलमनार फॉर्म में कंपैरिजन में दिख रहा है। मतलब हमें समझ में आ जाएगा पिछले साल एडवर्टीजमेंट के लिए 10 लाख का खर्चा हुआ, इस बार एडवर्टीजमेंट के लिए 12 लाख का। अच्छा, 2 लाख ज़्यादा लगा। पिछली बार फिक्स एसेट इतनी की थी, इस बार फिक्स एसेट इतनी की है। पिछली बार का ग्रॉस प्रॉफिट इतना था, इस बार का ग्रॉस प्रॉफिट इतना है। तो ये दोनों कंपेरेटिवली हमको दिख रहा है। मतलब हमारे फाइनल अकाउंट में एक की जगह 2 कॉलम रहेंगे अमाउंट के, एक कॉलम पिछले साल का, एक कॉलम इस साल का। तो उसको बोलते हैं कंपेरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हमें पढ़ना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? बिजनेस की जितनी भी कैश बैंक ट्रांजैक्शन है उनको हमने क्लासीफाई कर दिया, है ना। मेन जो ऑपरेशंस है उनसे कैश बैंक आएगी, वो अलग कैटेगरी में। असेट खरीद के बेच के जो कैश बैंक आएगी वो अलग कैटेगरी में है। और उसके बाद किसी से उधार लिया या किसी को उधारी वापस किया तो अलग कैटेगरी में। तो ये तीनों ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कैटेगरी है। देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बर्ड आई व्यू है, पहले ये पढ़ेंगे। इसका एक सम भी सॉल्व किया, कन्वर्जन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इनटू वर्टिकल, ये जो दिख रहा है कर्सर जहाँ पे। दूसरा कंपेरेटिव, तीसरा कैश फ्लो और चौथा रेशियो एनालिसिस। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आपका ये पहला वाला पॉइंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या, उसमें क्या इंक्लूड आता है एंड क्यों उसका एनालिसिस करना है। उसके ऑब्जेक्टिव देखे थे, लिमिटेशंस देखे थे, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। और एक डमी एग्जाम्पल लिया था, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कैसे लिखते हैं। ये वर्टिकल का फॉर्मेट है। आपने आज तक देखा था लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लिखते हैं, लेकिन वर्टिकल फॉर्मेट में करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो। बात तो एक ही है, लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी लिखना क्या या असेट में से माइनस करना क्या, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने ये पहला वाला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने क्वेश्चन भी लिया हुआ है बेटा, ये मैंने ले लिया था, है ना, सॉल्व किया था। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, आज दूसरा क्वेश्चन। आ जाओ फटाफट से, मुन्ना ध्यान देना अच्छे से। सो देखो क्या दिया हुआ है तो आपको, ओके, हाँ हाँ राइट। चलो आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, आ जाओ। ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके टेक्स्ट बुक का है। कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। ओके, आ जाओ। 31 मार्च 2020 की हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दिया है, लाइबिलिटी साइड, असेट साइड। इसको हमें वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। प्लीज़ ध्यान देना बेटा, है ना, अच्छे से ध्यान दो, है ना। आगे रियल लाइफ में टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आगे जाकर के जब भी आप कंपनी रिलेटेड अकाउंटिंग देखो तो वहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। सो लिखता हूँ मैं यहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन। कैसे आंसर लिखना है देखना है बेटा। ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेट देख लो कैसे बनाते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट के 2 कॉलम ले लिए तो भी चलेगा, एक भी रखा तो भी चलेगा। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। सो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड का नाम क्या है रे बेटा?
इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, उसी को प्यार से बोलेंगे सोर्सेस ऑफ फंड। इक्विटी या लाइबिलिटी भी लिखा तो भी चलेगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, या फिर सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड, बरोबर है। यहां पे सबसे पहले आएगा ओनर्स फंड्स। फॉर्मेट देख ले, हर बार फॉर्मेट बिल्कुल सेम है बेटा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसी को शेयर होल्डर्स फंड या ओनर्स फंड भी बोलते हैं, इसी को ओनर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड भी बोला जाता है ना। शेयर होल्डर्स कहाँ पे आते हैं? कंपनी के केस में। लिखो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, लॉसेस रहे तो माइनस कर देना यहीं से। फॉर्मेट बता देता हूँ, आग बंद करके एग्जाम में सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। उसके बाद बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स ये बाहर वालों से लिया है, ठीक है। और उसके बाद ये असेट साइड, इसी को बोलते हैं यूजेस ऑफ फंड। इसी को क्या बोलेंगे? यूजेस ऑफ फंड, राइट। असेट साइड में ये जो दिख रहा है यूजेस ऑफ फंड है ना। चलो आ जाओ, यूजेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसमें लिख लो फॉर्मेट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, तीसरा वर्किंग कैपिटल। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, याद आया? करंट असेट आप पूरा लिखोगे, करंट असेट शॉर्टकट नहीं यूज करना है, माइनस करंट लायबिलिटी। दैट्स इट। आ जाओ, चल कैपिटल कितना था? 80,000 लिख लो, कैपिटल 80,000, ठीक है। ये देखो ये कैपिटल है 80,000। मुन्ना देख ले मैं कैसे लिख रहा हूँ। रिजर्व्स एंड सरप्लस था 20,000। लॉसेस है क्या? लॉसेस अगर होते तो असेट साइड में दे देते हो, फिक्टिशियस असेट या लॉसेस या P&L अकाउंट असेट साइड में दिया रहता, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। दिया रहता तो माइनस कर देता मैं यहाँ पे। बोलो आउटर कॉलम में कितना आ गया? 1,00,000। कितना आसान है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बर्तन वाली बाई बर्तन दो के इस फॉर्मेट में रख के चले गई, आपको यहाँ से उठा उठा के जगह पे रखना है, दैट्स इट। चलो आगे। देन 12% लोन, ये बाहर वालों से पैसा लिया, बोरोड फंड है। कितना है बेटा? 15,000। देन फिक्स असेट 75,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, करंट असेट 44,000, करंट लायबिलिटी 15,000, 12% लोन 24,000 है ना, हमने 15,000 लिख दिया गलती से। हाँ बेटा, हाँ दिखा 12% लोन 24,000 है, ठीक है। और ये करंट लायबिलिटी है 15,000, ये अब लिखेंगे। $44 में से 10 गए, बचे कितने बेटा? 34 में से और 5 चले गए, 29,000। ये आया वर्किंग कैपिटल। टोटल करो, टोटल, और इधर भी टोटल कितना आया? 1,24,000, और इधर भी 1,24,000। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को
अगर कोई तकलीफ है तो एक बार पूछो बेटा, एक बार, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। वर्टिकल फॉर्मेट में लिख दिया। क्या किया मैंने, क्वेश्चन को बस हॉरिजेंटल फॉर्मेट में दिया हुआ था, हाँ दिख नहीं रहा है ना, एक सेकेंड, हॉरिजेंटल फॉर्मेट में क्वेश्चन था, मैंने उसको कहाँ पे लिख दिया, वर्टिकल फॉर्मेट में। मैंने उसको कहाँ लिखा बेटा, वर्टिकल फॉर्मेट में। कुछ था इसमें, सिंपल है, चलो आगे, पक्का। डन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आगे, ध्यान देना बेटा सभी ने। अब अगला क्वेश्चन लेने के पहले प्लीज़ ध्यान दे दो, अगला क्वेश्चन लेने के पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, हम लोग कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। इनकम स्टेटमेंट के बारे में आपने इसके पहले सुना है, लेकिन आपको पता नहीं कि उसे ही इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। हमारे जो ट्रेडिंग P&L अकाउंट है उसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, इनकम स्टेटमेंट, बरोबर है। सो हमारे रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। हमारे रेगुलर ट्रेडिंग P&L अकाउंट को वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज कर दिया, तो उसी को इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे अरेंज करते ये बताया। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर वर्टिकल फॉर्मेट में सिर्फ इतने ही पॉइंट रहेंगे क्या? हाँ बेटा, मोटा मोटी तौर पे इतने ही पॉइंट रहेंगे। आ जाओ, चल। सो ध्यान दे दो सब लोग। सो बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इनकम स्टेटमेंट। लिखो मेरे साथ साथ, सारी चीज़ें रेगुलर फॉर्मेट में लिखवा करके दे रहा हूँ। लिखो इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार देखना जरा, इनकम स्टेटमेंट यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी। देखो तो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं, दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे कर्सर, इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट यानी पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट हमने देख लिया। अब मैं आपको किसका वर्टिकल फॉर्मेट बता रहा हूँ, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, राइट। आ जाओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आ जा मुन्ना, ध्यान देना। सो देखो तो, सो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली क्या चीज होता है, अच्छे से समझना बेटा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट if arranged in vertical format, बरोबर है। वर्टिकल फॉर्मेट में उसे अगर मैंने अरेंज कर दिया, विल बी आवर इनकम स्टेटमेंट। वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, इनकम स्टेटमेंट। और उसी को प्यार से वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे, बराबर। उसी को प्यार से क्या बोलेंगे, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट ऑफ जो भी कोई कंपनी रहेगी। क्योंकि पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरी फर्म में वर्टिकल फॉर्मेट नहीं बनता, ये वर्टिकल फॉर्मेट का लफड़ा सिर्फ कंपनी में है, राइट। इनकम स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा हमें, हेल्प अस टू नो ऑपरेटिंग रिजल्ट यानी प्रॉफिट और लॉस। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स मीन्स प्रॉफिट हुआ के लॉस हुआ बिजनेस में, वो हमें पता चलेगा। क्लियर, पक्की बात, डन। चलो आगे, क्लियर है।
किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्का? चलो आगे। ठीक है, ओके, चल आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का अब मैं आप लोगों को फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, ठीक है? अब अच्छे से ध्यान देना, लिखो, है ना? लिखो बेटा, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता रहा हूँ। जो भी कंपनी रहेगी उसका नाम लिखना है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट ऑफ जो भी कंपनी रहेगी, फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट ईयर एंडेड लिखते हैं ना, और बैलेंस शीट रहा तो एज ऑन डेट, बरोबर? बैलेंस शीट रहा तो एज ऑन डेट। अच्छे से समझना बेटा, हाँ, डिटेल में। आज हमारा ये एक बार आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट बता दिया तो हमारा इस चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो जाएगा अच्छे से, राइट? आ जाओ, सो ध्यान दे दो, इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। बहुत सिंपल फॉर्मेट है। हमारे जो ट्रेडिंग P&L के इनकम और एक्सपेंसेस के आइटम थे, बस उसे वर्टिकली लिखना है। कैसे लिखना है बताता हूँ, आ जाओ। चल देखो, यहाँ पे लिख दिया मैंने सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट याद रखना, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट, 2 कॉलम बना लो अमाउंट के। फॉर्मेट सभी ने ध्यान रखना है, मेरे साथ साथ लर्न कर लेना। फॉर्मेट को अलग से देखने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। लेक्चर ख़त्म, फॉर्मेट लर्न। और फॉर्मेट लॉजिकल है, आपको समझाऊंगा कि फॉर्मेट ये ऐसा क्यों आया, लॉजिकल है। ठीक है, ये लिख लिया आपने बेटा ऊपर का, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर एंड रहेगा, ये फॉर्मेट एक पेज का बनाना है आपने। एक पेज से थोड़ी कम जगह रही तो भी चलेगा, ठीक है? चल, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या पता चलेगा, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। सही बोल रहा हूं ना मैं? तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इनकम, ये लिख दिया मैंने इनकम। अब इनकम क्या होती है बेटा हमारे लिए? इनकम बेसिकली कौन सी इनकम रहेगी हमारे लिए? एक तो रहेगी डायरेक्ट इनकम सेल्स, और दूसरी रहेगी अदर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली, ट्रेडिंग अकाउंट वाली इनकम। हम लोग ट्रेडिंग P&L को ही कंबाइन करके वर्टिकल फॉर्मेट में लिख रहे हैं। ट्रेडिंग P&L को ही कंबाइन करके वर्टिकल फॉर्मेट में लिख रहे हैं, है ना? तो इनकम में यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेल्स और अदर इनकम, सेल्स एंड अदर इनकम। देख ले रे बेटा कैसे है फॉर्मेट, तो बरोबर है। इनकम, इनकम लिख दिया। अब इनकम में से क्या माइनस करेंगे, खर्चे, बरोबर है ना? इनकम में से क्या माइनस करेंगे, खर्चे, बरोबर है। सो सिंपल। अब खर्चे में भी 2 टाइप के खर्चे, एक ट्रेडिंग वाले खर्चे हैं और दूसरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले। ये खर्चों को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये वाले जो खर्चे थे हमारे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन्हीं को प्यार से हम लोग
यहाँ पे, है ना, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग बोल के भी दिखा सकते हैं, है ना। या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ये गुड्स से रिलेटेड खर्चा है ना, रिलेटेड टू गुड्स, बरोबर है। तो यहाँ पे लिख दो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स जो बेचा उससे रिलेटेड खर्चा। कौन कौन से खर्चे आते हैं गुड्स से रिलेटेड, याद करो। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मैंने एक आपको इक्वेशन बना के दे दिया था। ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, कुछ याद आया क्या? तो बस सेम फॉर्मेट यहाँ पे लिखना है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस ये परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं बेटा हम लोग, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, ऑक्ट्राय, रॉयल्टी, यस और नो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कैरिज इनवर्ड, बरोबर है। लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही है ना। लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डन। तो ये सारे खर्चे और ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, तो आउटर कॉलम में क्या आ गया मेरे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये माइनस करना है ना, बरोबर है। सो इनकम में से मैंने खर्चे माइनस किए। कौन से खर्चे माइनस किए भी? ट्रेडिंग अकाउंट वाले। अब P&L अकाउंट वाले खर्चे माइनस करो, लेस इनडायरेक्ट या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से होते P&L वाले खर्चे? जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बरोबर है। या फिर आपके सेलिंग एक्सपेंस, या आपने पैसा उधार लिया होगा तो ब्याज दिया होगा, इंटरेस्ट देना, है ना, कमीशन देना, लोन लिया है तो बैंकर को, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ये P&L वाले आइटम है आपके, ये भी माइनस कर दो, राइट। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रॉफिट, आपका आ जाएगा प्रॉफिट। अच्छा, अब देखो सर, हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग अलग अगर कैलकुलेट करना है, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट करना है, तो एक चेंज बता रहा हूँ हल्का सा, वो चेंज इसके अंदर में कर लो। आपको और थोड़ा सा फॉर्मेट में अपडेट करके देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट आप अलग निकाल पाओगे? सर इस वर्टिकल फॉर्मेट में भी ग्रॉस प्रॉफिट अलग निकलेगा क्या? हाँ, बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। इस वर्टिकल फॉर्मेट में भी आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। सर कैसे? बताता हूँ, जैसे देखना, ध्यान देना बेटा, एक सेकेंड। एक मैं जो बता रहा हूँ वो चेंज कर लो इतना, मैं ये चेंज लिखता हूँ ग्रीन कलर के पेन से, ठीक है। ये अदर इनकम को यहाँ से अभी के लिए कट कर दो, ठीक है। ये डायरेक्ट सेल्स लिख दिया यहाँ पे, और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया। याद आया क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट, बरोबर ना। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। या फिर सेल्स माइनस ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो सेल में से COGS माइनस किया तो इधर क्या आता था? बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट टैली, ये ऐसे कुछ था। तो सेल्स में से अगर मैं COGS माइनस कर दूं, तो क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। या फिर सेल्स माइनस ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो सेल में से COGS माइनस किया तो इधर क्या आता था? बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट टैली, ये ऐसे कुछ था। तो सेल्स में से अगर मैं COGS माइनस कर दूं,
तो यहाँ पे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा क्या? ये आप ये भी लिख सकते हो नया वाला फॉर्मेट अगर करना है तो, ए माइनस बी ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे लिख दो ऐसा, या अंदर भी लिखा तो भी चलेगा, ए माइनस बी ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस COGS, बरोबर है क्या? सर ये फिर अदर इनकम कहाँ लिखेंगे जो हमने ऊपर क्रॉस किया? अदर इनकम को नीचे लिख दो, बात एक ही है। ये देखो यहाँ पे लिख करके बता रहा हूँ, ये लिख दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। उसके बाद अब ध्यान देना अच्छे से, चल आ जा, लिख लिया बेटा सभी ने? इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, एनीबडी, जो भी बच्चा लाइव देख रहा है। मैंने क्या किया, बस ऊपर में जो अदर इनकम लिखा था उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ अलग से। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों अलग अलग कैलकुलेट करना है तो ऐसे लिख लो, बरोबर है? डन, क्लियर है? अब ये हमारे है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा बोलो बेटा? ये पॉइंट डी, सी माइनस डी, ये पॉइंट ई, देख लो एक बार, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूँ तो मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली, बरोबर? और अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर मैं इनडायरेक्ट इनकम, अदर इनकम जो ऊपर मैं निकाल दिया था ना मैंने, वो अदर इनकम अगर यहाँ पे लिख दूँ, है ना, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस अदर इनकम, या इसी को नॉन ऑपरेटिंग भी कहते हैं। डोंट वरी, फॉर्मेट वापस एक बार बताता हूँ, चिंता मत करना। और अदर एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये माइनस कर दिया, ये प्लस किया, ये माइनस किया, आउटर कॉलम में ले लिया, तो अब मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्यार से पीबीटी बोलते हैं। कैसे आया? ई प्लस एफ माइनस जी, ई ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस एफ माइनस जी, ई प्लस एफ माइनस जी, बरोबर है? उसके बाद इसमें से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद वाला, टैक्स माइनस करने के पहले बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद आफ्टर टैक्स। कैसे आया? एच माइनस आई। दैट्स इट, गेम ओवर। कुछ था इसमें? एक बार वापस बता देता हूं, अच्छे से ध्यान देना बेटा। ई पॉइंट वापस बताना, एक बच्चे ने बोला। जी हाँ बेटा, वापस बताता हूँ, पूरा का पूरा वापस बताता हूँ। पहले लिख लिया होगा तो हाँ बोल दो एक बार का। ये लिख लिया बेटा सभी ने? डन। ओके, अच्छा
आ जाओ वापस, पूरा इनकम स्टेटमेंट वापस समझा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना, ध्यान देना। काफी बार बच्चे, हाँ ये इनकम स्टेटमेंट है पूरा, ठीक है। साइड में लिख के बताता हूँ, कंपैरिजन आप आसानी से कर पाओगे। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दे दो। देख रहे बेटा, ये अदर इनकम मैंने नीचे ले लिया, हाँ ये देखो, ये अदर इनकम ले लिया यहाँ पे नीचे, इसलिए मैंने ऊपर से कट कर दिया था इसको। आ जाओ, इनकम स्टेटमेंट वापस बता रहा हूँ, शॉर्टकट वाला बता रहा हूँ, शॉर्टकट वाला। अच्छा ये तो सभी को मालूम है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट था। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर होता है क्लोजिंग स्टॉक, इधर होता है सेल्स, और बैलेंसिंग फिगर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब देखो, ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और ये क्लोजिंग स्टॉक अपोजिट में तो माइनस कर दिया। सो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये अपोजिट में तो माइनस कर दिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, अब ये दोनों साइड टैली रहती ना भाई, ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद दोनों साइड टैली हो जाएगी, तो ये इज इक्वल टू ये सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी, बरोबर है क्या? यस और नो? तो ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। इसी को प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? सीओजीएस। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया तो क्या हो जाएगा? सीओजीएस, राइट? ये है आपका सीओजीएस, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। कहाँ से पैदा हुआ? ये ट्रेडिंग अकाउंट से। अब मैं इसको शॉर्टकट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना। पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट एकदम शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ बेटा। अच्छा देखो, ध्यान देना, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखना मुन्ना, खत्म होते आ रहा स्टेटमेंट, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। हो गया, यही तो है पूरा स्टेटमेंट। जो इतना बड़ा हमने लिखा, देखो खत्म कर दिया। ये देख, ये देख, ये इस पूरे पॉइंट को, ये सेल्स ही था ना हमारा, ये सेल्स, ये पूरा पॉइंट था हमारा COGS। ये देखो COGS, ये इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, थर्ड पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या फ़र्क है? बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा देना पड़ता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे रेंट दे रहा हूँ। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मेरा मेन बिजनेस है किराना दुकान का, लेकिन मैंने बैंक में FD किया, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। वो FD करने के लिए कुछ मैंने खर्चा वर्चा किया होगा, स्टैंपिंग चार्जेस दिए होंगे, कमीशन दिया होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मेन धंधा छोड़ के बाकी जो खर्चे कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग, मेन धंधा छोड़ के बाकी जो इनकम है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बरोबर है? सो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए तो ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, इज इक्वल टू आ गया PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर फॉर्मेट लर्न करना है? हाँ सर, हमारा 20-30% ही क्लियर हुआ, चिंता मत करना। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में फॉर्मेट आपको लर्न हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और एक दो बार इसके ऊपर हम लोग लॉजिक देखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।
फॉर्मेट लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेट वापस बताऊँगा।